वो अपने संपर्क से मिलने चला गया। ये एक ऐसा दांव था जो जिंदगियां निगल सकता था। अगर असैसिन प्राइम पकड़ा गया तो दरिया का नाम सामने आएगा, पर कौन यकीन करेगा कि एक टूटा हुआ आदमी जिसने सब कुछ खो दिया एक गृहमंत्री की हत्या का आदेश दे सकता है? दरिया के पास 10 लाख रुपए थे। वो इतना सुकून तो दे ही सकते थे कि वो संदेह की हर आवाज को दबा दे। उसने संदेश पहुंचा दिया, बाकी रकम तैयार रखो, काम किसी भी पल पूरा हो सकता है। दरिया और उसकी पत्नी असैसिन प्राइम के शिकार थे। ये सच था, पर जिंदगी की विडंबना यही थी, अब वे खुद से ज्यादा उस शैतान पर भरोसा करते थे। आज इस शहर की एक और रात थी, मगर साधारण नहीं। धुएं और नियॉन की रोशनी के बीच भी उसकी धड़कनों में एक अजीब सी घबराहट घूम चुकी थी। सड़कों पर वही चहलपहल थी, वही भागती जिंदगी, लेकिन हवाओं में एक अनकहा भय तैर रहा था। पिछले कुछ दिनों में गणपत और उसके भाई की दर्दनाक मौत, फिर दरिया सिंह के गिरोह के प्रमुख लोगों का एक एक करके खत्म हो जाना, ये सब अब सिर्फ खबरें नहीं रह गई थी, बल्कि शहर की नसों में दौड़ती बेचैनी बन चुकी थी। पुलिस भी उलझन में थी। आखिर इस शहर में हो क्या रहा था? ये कौन था जो अंधेरे से निकलकर मौत बांट रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, उसका मकसद क्या था? कुछ लोगों की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक भी थी, मानो शहर को कोई रक्षक मिल गया हो जो इन अपराधियों का अंत कर रहा है। मगर उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा डर था। अफवाहों का बाजार गर्म था, पर हर फुसफुसाहट के पीछे एक सिरन छिपी थी। हर मोड़ पर पुलिस तैनात थी। सायरन की आवाजें बारिश से भीगी दीवारों पर लाल और नीले रंग की बेचैन परछाइयां उकेर रही थी। वे एक ऐसे राक्षस की तलाश में थे जिसने कुछ ही रातों में शहर के अंडरवर्ल्ड को हिला कर रख दिया था। पूरा महकमा हाई अलर्ट पर था। जिसने भी असैसिन प्राइम को देखा था, उसकी कहानी अलग थी। किसी के लिए वो परछाई था, किसी के लिए मौत का साया, और किसी के लिए एक दैत्य। सच क्या था ये कोई नहीं जानता था। पुलिस के पास बस इतना ही था, एक काला साया, एक डर और बढ़ती हुई लाशों की गिनती। उनके लिए सिर्फ एक केस नहीं रहा था, ये उनकी काबिलियत, उनकी नौकरी और शायद उनकी इज्जत का सवाल बन चुका था। अगर वो काला शैतान फिर से वार करता तो सिर्फ अपराधी ही नहीं गिरते, उन पुलिस वालों की वर्दियां भी उतर सकती थी। उनकी नौकरी और इज्जत दोनों ही खतरे में थी, और इसी डर ने एक और सवाल को जन्म दिया। आखिर वो काला साया इस शहर में आया ही क्यों था? अब ये सवाल सिर्फ शहर का ही नहीं, पुलिस वालों की नींद का भी दुश्मन बन चुका था। पुलिस वालों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनके पूरे महकमे के लिए एक भयानक दुस्वप्न बनकर उतरने वाली थी। उनकी टॉर्च की रोशनी और रेडियो की खड़खड़ाहट किसी साधारण अपराधी के लिए शायद रुकावट बनती, पर असैसिन प्राइम उन सब के बीच की वो खामोश दरार था जिसे कोई देख नहीं सकता था, कोई रोक नहीं सकता था। वो अंधेरे से निकला, अपनी गाड़ी से उतरा और बिना किसी आहट के आगे बढ़ गया। एक ऐसा साया जिसे देखने के लिए आंखें नहीं, किस्मत चाहिए। कुछ ही पलों में वो गृहमंत्री के बंगले के बाहर खड़ा था। एक विशाल किलेनुमा इमारत, ऊंची दीवारें, चारों ओर फैले हाई वोल्टेज तार, हर कोने पर तैनात सशस्त्र प्रहरी और हर इंच पर नजर रखती सीसीटीवी की ठंडी निर्जीव आंखें, जिन्हें किसी दूर बैठे ऑपरेटर की उंगलियां नियंत्रित कर रही थी। ये एक घर कम, एक किला ज्यादा था, और आज यही किला उसकी मंजिल था। रात के 3 बजे थे। अमावस्या का अंधेरा अपने चरम पर था, इतना गहरा कि एक साधारण इंसान उसमें खो जाए। लेकिन वो साधारण नहीं था, वो उसी अंधेरे का हिस्सा था। गेट पर खड़े गार्ड्स अपने अनुशासन में अड़िग थे, जैसे जीवित मूर्तियां हों, मगर हर जीवित चीज की तरह उनके भीतर भी एक धड़कन थी, और धड़कन रोकी जा सकती थी। वो काला साया स्याही की तरह बहता हुआ आगे बढ़ा, बिना आवाज, बिना हरकत, बिना किसी संकेत के। सबसे पहले वो कैबिन में घुसा। उसकी मौजूदगी की ना तो कोई आहट थी और ना ही कोई गंध। उसने ना चाकू निकाला, ना गोलियां चलाई, बस अपने दाहिने हाथ की एक उंगली उठाई
और गार्ड के सर के निचले हिस्से पर एक सटीक बिंदु को दबा दिया। एक झटका, एक शॉर्ट सर्किट, और आदमी ऐसे ढह गया जैसे उसके भीतर की सारी चेतना किसी ने खींच ली हो। दूसरे गार्ड को समझने का मौका ही नहीं मिला कि रात अचानक इतनी शांत क्यों हो गई। अगले ही क्षण ब्लैक डेविल ने उसे भी उसी खामोशी में सुला दिया था। दोनों गार्ड्स बिना शोर, बिना प्रतिरोध के गिर चुके थे। उस साये ने उनके कार्ड उठाए, अंदर का दरवाजा खोला, और अब वो उस इमारत की ओर बढ़ रहा था जहां उसकी मंजिल उसका इंतजार कर रही थी। उसने उस खुले मैदान को पार किया जहां मुख्य गेट और इमारत के बीच फैला था, जैसे अंधेरा खुद उसे ढककर आगे बढ़ा रहा हो। हर कदम सोचा समझा, हर हरकत नापी हुई थी। जहां तक संभव था उसने सीसीटीवी की निगाहों को धोखा दिया, और जहां धोखा देना संभव नहीं था वो वहां से भी ऐसे निकला जैसे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अब इस शहर को पता चलना चाहिए कि असैसिन प्राइम इस शहर पर राज करने आ चुका था। डार्क वेब से मिली जानकारी ने उसे पहले ही बता दिया था कि इस सुरक्षा तंत्र में कौन सी कंपनी के सिस्टम लगे थे, और यक्ष की तकनीकी दक्षता जो अब पूरी तरह डार्कवेल के नियंत्रण में थी, उसने उन सिस्टम्स को उसके लिए एक खुली किताब बना दिया था। डार्कवेल ने सिर्फ यक्ष के शरीर पर कब्जा नहीं किया था, उसने उसकी हर क्षमता, हर कौशल को भी अपना बना लिया था। उसने अपने मेजबान को बहुत सोच समझकर चुना था, और आज असैसिन प्राइम उस रास्ते पर था जहां से वो इस शहर पर राज करने के अपने मंसूबे की सबसे मजबूत नींव रखने वाला था। आज की रात एक और हत्या नहीं बल्कि इतिहास बनने वाला था। असैसिन प्राइम उस 6 मंजिला इमारत के बाहर खड़ा था। उसकी निगाहें सीधे 5वीं मंजिल पर टिक गई थी, जहां उसका शिकार बेखबर सो रहा था। कोई और होता तो उस ऊंचाई तक पहुंचने की कल्पना भर से ही पीछे हट जाता, मगर वो कोई और नहीं था। उसने उस सपाट निर्दयी दीवार को देखा और बिना एक पल गवाए चढ़ाई शुरू कर दी। पत्थर की सीधी सतह पर उसकी उंगलियां ऐसे जमती चली गई मानो वो दीवार नहीं, उसका अपना रास्ता हो। हर पकड़ के साथ उसकी त्वचा छिलती गई, उंगलियां खून से भरने लगी, मांसपेशियां जल उठी, लेकिन दर्द उसके लिए सिर्फ एक एहसास था, रुकावट नहीं। वो मौत से खेलता था, और ऐसी छोटी चोटें उसे रोक नहीं सकती थी। उसके लिए गुरुत्वाकर्षण कोई नियम नहीं था, बस एक सुझाव जिसे वो जब चाहे नजरअंदाज कर देता था। धीरे धीरे सधे हुए संतुलन और अटूट एकाग्रता के साथ वो मास्टर बेडरूम की बालकनी तक पहुंच गया। एक क्षण, और फिर वो साया दीवार से अलग होकर अंदर उतर गया। उसकी पिस्टल का साइलेंसर एक बार हल्के से खासा, जैसे धातु के कोई दबे स्वर में छींक हो। ताला चुपचाप टूट गया। अब वो कमरे के भीतर था, जहां उसका शिकार इस आने वाले तूफान से अनजान, गहरी और निश्चिंत नींद में सो रहा था। हवा में महके चंदन की मध्यम खुशबू घुली हुई थी, और उसके बीच एक आदमी की शांत लयबद्ध सांसें, मानो इस अराजक शहर में भी कहीं सुकून का एक छोटा सा द्वीप बचा हो। वो आदमी जो निश्चिंत सो रहा था और अपनी ईमानदारी को ही अपना सबसे मजबूत कवच मानता था, वो वही था, इस प्रदेश का गृह मंत्री। एक दुर्लभ, अडिग ईमानदारी का प्रतीक, एक ऐसा इंसान जिस पर किसी भी समाज को गर्व हो सकता था। असैसिन प्राइम के उस ठंडे, निर्मम आवरण के भीतर कहीं गहराई में यक्ष का मन हल्का सा कांप उठा। उसने इस व्यक्ति को पहचाना, सिर्फ एक लक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श के रूप में। यादों की परतें खुली। उसे वो दिन याद आया जब उसके पिता गुस्से में नोटों से भरा एक ब्रीफकेस जमीन पर पटकते हुए कह रहे थे कि ये आदमी अपनी जिद्दी ईमानदारी के कारण उनके पूरे कारोबार को बर्बाद कर देगा। उसे खरीदा नहीं जा सकता था, किसी भी कीमत पर नहीं। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई थी। ये मंत्री इस प्रदेश के लिए आखिरी उम्मीद था, ना बिकने वाला, ना झुकने वाला, ना अपने स्वार्थ के लिए जीने वाला। उसका एक ही लक्ष्य था कि इस जमीन से अपराध को जड़ से मिटा देना। और विडंबना देखिए,
उसी उद्देश्य के कारण आज वो एक ऐसे हत्यारे के निशाने पर था जो खुद अंधेरे का प्रतीक बन चुका था। यक्ष उस क्षण वहां से हट जाना चाहता था। वो इस कहानी का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, पर तभी उसके भीतर एक ठंडी, निर्दयी आवाज गूंजी। यक्ष, मुझे मत रोक। इस मौत की कीमत हम पहले ही ले चुके हैं। डार्कवेल अज्ञात्मक स्वर में बोला। यक्ष जानता था कि अगर वो अपनी पूरी शक्ति भी लगा दे तो भी शायद वो इस अंधेरे को कुछ पल से ज्यादा के लिए नहीं रोक सकता था। इसलिए उसे कुछ ऐसा करना होगा जो ये काला साया भी नहीं सोच पाए। यक्ष ने एक ऐसे बलिदान के लिए सोच लिया था जिससे वो इस क्रूर पाप से बच जाए, परंतु वो डार्कवेल था। यक्ष की पूरी इच्छा शक्ति भी उसको रोक नहीं पाई। बंदूक के ट्रिगर का वो ठंडा स्टील असैसिन प्राइम की उंगली के लिए एक परिचित एहसास था, और फिर वो दब गया। ये एक साफ सटीक हत्या होनी थी, एक गोली जो सीधे सीने को चीर दे और गृह मंत्री को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दे, और असैसिन प्राइम बिना कोई निशान छोड़े अंधेरे में विलीन हो जाए। परंतु उसी पल यक्ष की अंतरात्मा एक बुझती हुई चिंगारी की तरह अचानक भड़क उठी। यक्ष और डार्कवेल के उस अंदरूनी सूक्ष्म संघर्ष ने असैसिन प्राइम की उंगली में एक बेहद हल्का कंपन पैदा कर दिया था, इतना हल्का कि शायद कोई देख भी ना पाए। पर वही कंपन शायद काफी था। निशाना चूक गया। असैसिन प्राइम का निशाना कभी नहीं चूकता था, लेकिन इस बार गोली चूक गई। यक्ष को पता था उसके लिए यही एक आखिरी मौका था। उसे इस निशानी को किसी भी तरह भटकाना था। वो गोली सीधे पास रखे मिंग के फूलदान से टकराई, और वो फूलदान एक विस्फोट की तरह 1000 टुकड़ों में बिखर गया। उस आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। मंत्री झटके से उठ बैठा। उसने उस काले दैत्य को देखा। उसकी आंखों में पहली बार उसे अपनी मृत्यु का स्पष्ट एहसास हुआ। असैसिन प्राइम को दोबारा ट्रिगर दबाना था, परंतु यक्ष की इच्छा शक्ति ने कुछ पल के लिए उसे रोक लिया, और उतना समय काफी था। दरवाजे टूटते हुए खुले और सुरक्षा दल कमरे से भर गया। उनकी बंदूकें चमकती हुई जैसे क्रोध से जलते सितारे हों। उन्होंने उस काले दैत्य को देखा और अगले ही पल गोलियां हवा को चीरने लगी। एक गोली असैसिन प्राइम के कंधे में धसी, दूसरी उसकी पसलियों को छूती हुई निकल गई, तीसरी उसकी जांघ में गहराई तक उतर गई। वो पीछे की ओर लड़खड़ाया और फिर कालीन पर गिर पड़ा। दुनिया धीरे धीरे लाल धुंध में घुलने लगी। उसे महसूस हुआ उसकी जिंदगी का गर्म चिपचिपा भार उसके शरीर से बह रहा है। महंगे कालीन में उसका रक्त समाता चला गया, जैसे कोई दाग जिसे मिटाया नहीं जा सकता। अब वो शांत पड़ा था, निर्जीव सा, एक दैत्य जिसका अंत कर दिया गया था। चारों ओर उसका लहू फैल रहा था, और कमरे में अभी अभी शुरू हुई तबाही की गूंज ठहर गई थी। यक्ष ने अंतिम कुर्बानी दे दी थी, परंतु क्या ये डार्कवेल का अंत था? क्या वो मर गया? मंत्री की आवाज हल्की सी कांपी, मानो शब्द भी उस सन्नाटे में कदम रखने से डर रहे हों। असैसिन प्राइम, वो काला साया, जमीन पर निश्चल पड़ा था। उसके चारों ओर खून फैल चुका था, जैसे लाल रंग का कोई शांत ठंडा दरिया। उस रक्त के बीच वह बिना हरकत, बिना आवाज के पड़ा था, मानो अंधेरा खुद जमीन पर ठहर गया हो। उस क्षण ऐसा लगा जैसे यक्ष ने अपनी आखिरी शक्ति देकर मंत्री की जान बचा ली हो। शायद उसने डार्कवेल से मुक्त होने का एक अंतिम अनोखा रास्ता चुन लिया था। गार्ड्स धीरे धीरे करीब आए, सावधानी से, जैसे गिरे हुए भेड़िए के चारों ओर मंडराते गिद्ध। उन्होंने झुककर उसके मांस को हटाने की कोशिश की। उन्हें विश्वास था खतरा खत्म हो चुका है। मंत्री भी अब उनके पास आ खड़ा हुआ था। वो देखना चाहता था कि आखिर कौन था वो दुस्साहसी व्यक्ति जिसने उसकी हत्या का इतना निडर पर असफल प्रयास किया था। हर किसी को यही लगा, अब सब सुरक्षित है। असैसिन प्राइम मर चुका था, पर यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अचानक
एड्रेनलिन उसकी नसों में बिजली की तरह दौड़ा और वो अगले ही क्षण वो साया जीवित हो उठा। असैसिन प्राइम झटके से उठ खड़ा हुआ, एक घातक विस्फोटक हरकत के साथ। 4 गोलियां, 4 जिस्म जमीन पर गिरते हुए दिखे। किसी को चीखने का भी अवसर नहीं मिला। क्षण भर में जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा मिट चुकी थी। मंत्री अचंभित हो गया था। आखिर ये कैसे संभव था? इतनी गोलियां खाने के बाद ये काला दैत्य जिंदा कैसे बच गया था? और फिर 5वीं गोली, वही गोली जो कुछ क्षण पहले दया के कारण अपने लक्ष्य से भटक गई थी। इस बार उसमें कोई झिझक नहीं थी। यक्ष की आखिरी कोशिश बेअसर हो चुकी थी। गोली सीधे मंत्री के सीने में उतरी, एक ठंडी निर्मम सच्चाई की तरह। ईमानदारी की भी एक कीमत होती है, और आज वो कीमत एक गोली थी जो अब उसके हृदय में धंस चुकी थी। इस बीच बाकी सुरक्षा गार्ड्स भी कमरे में घुस आए। अराजकता अपने चरम पर थी। असैसिन प्राइम का काम पूरा हो चुका था। कमरे में अब भी बारूद की हल्की गंध तैर रही थी और हवा में मौत का ठंडा भारी सन्नाटा लटका हुआ था। वो एक पल भी नहीं रुका। रुकना उसके जैसे लोगों के लिए होता ही नहीं था। सब कुछ होने से पहले, समझ में आने से पहले, किसी के सवाल उठाने से पहले वो बालकनी की ओर बढ़ा। उसके कदमों में ना कोई हड़बड़ी थी, ना कोई डर, बस एक ठंडी करणात्मक निश्चितता। और फिर वो कूद गया। 5 मंजिल नीचे, एक खतरनाक, लगभग असंभव सी छलांग, जिसे देखने वाला कोई भी आदमी इसे आत्महत्या समझता। लेकिन वो आदमी नहीं था। उसका शरीर हवा को चीरता हुआ नीचे गिरा और क्षण भर के लिए समय जैसे थम सा गया। और फिर धड़ाम, जमीन से टकराती उसने खुद को मोड़ा। झटका, लुढ़कना, संतुलन, हर हरकत इतनी सटीक जैसे ये गिरना भी उसकी योजना का हिस्सा हो। फिर भी दर्द था। उसका शरीर जल रहा था, हर नस जैसे आग में डूबी हुई। हड्डियां चीख रही थी, मांसपेशियां विरोध कर रही थी। लेकिन वो दर्द उसके लिए सिर्फ एक सूचना थी, रुकने की वजह नहीं। वो उठा, धीरे नहीं, तुरंत, और दौड़ पड़ा। ऊपर बालकनी में खड़े गार्ड्स के लिए यह दृश्य अविश्वसनीय था। उनकी आंखों ने जो देखा, दिमाग उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो काला साया रुका नहीं था। उनकी उंगलियां ट्रिगर पर थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो भागता हुआ अंधेरे में घुल गया, जैसे कभी वो वहां था ही नहीं, जैसे शहर ने उसे निगल लिया था। अब सायरन हर दिशा से चिल्ला रहे थे, एक बेचैन, बेकाबू शोर, जैसे शहर खुद डर से जाग उठा हो। नीली और लाल रोशनी सड़कों पर बह रही थी, लेकिन वो वहां था ही नहीं। वो अपनी कार की ओर नहीं गया। वो पहले ही पुलिस की नीली रोशनी में घिर चुकी थी। उसने उसे पीछे छोड़ दिया था। वो पीछे की गलियों के जाल में समा गया था। सकरी, गीली, अंधेरी गलियां, जहां स्ट्रीट लाइट्स भी आधी मर चुकी थी, जहां साए जिंदा लगते थे। वो उनमें से एक साया बन गया था, एक खून से लथपथ आकृति जो बारिश, धुएं और सड़ते शहर की गंध में घुल गई थी। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उसके पीछे उस बंगले की डिजिटल आंखें जाग रही थी। हर कैमरा, हर स्क्रीन, हर सर्वर उसकी झलक को कैद कर चुका था। सीसीटीवी फुटेज में बस एक चेहरा था, एक मास्क, ठंडा, निर्जीव, और उसमें 2 लाल चमकती आंखें, मानो अंधेरे ने खुद आंखें खोल दी हो। अब दुनिया जान चुकी थी शैतान कैसा दिखता है, और ये भी कि ये शैतान कोई साधारण कातिल नहीं था। ये कुछ और था, कुछ पुराना, कुछ खतरनाक, एक साया जो शहर पर उतर चुका था। और अब शहर अकेला नहीं था। शहर में जो खून बहा था वो साधारण नहीं था,
वो किसी हादसे की बूंदें नहीं थी, वो एक सैलाब था जो पूरे शहर को डुबो देने की तैयारी में था। हर गली, हर स्क्रीन, हर फुसफुसाहट में बस एक ही कहानी जिंदा थी। कैसे एक काले साई ने सुरक्षा की हर परत को चीरते हुए राज्य के गृह मंत्री को उनके ही घर में खत्म कर दिया था। सड़कें अब सिर्फ रास्ते नहीं रही थी, वो गुस्से की लकीरें बन चुकी थी। प्रदर्शन भड़क रहे थे, जन आक्रोश उबल रहा था और लोगों के दिलों में एक ही सवाल धधक रहा था, अगर गृह मंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो क्या आम आदमी के लिए सुरक्षा नाम की चीज बची भी है? वो काला साया कौन था? शहर में कयासों का बाजार गर्म था। हर जुबान पर एक अलग कहानी थी। कोई उसे शैतान कह रहा था, कोई भूत, कोई हथियार। पर सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं था कि वो कौन था, बल्कि ये था कि वो मरता क्यों नहीं था। करीब से कई गोलियां चली, फिर भी वो बच गया, जैसे मौत ने खुद उसे छूने से इनकार कर दिया हो। हर तरफ बातें थी, अधूरी, डर से भरी और सच्चाई से कोसों दूर। और इन सब के बीच स्थानीय पुलिस एक तमाशा बन चुकी थी। एक ऐसी फौज जिसे देखकर भरोसा नहीं, हंसी आती थी। जो पुलिस गृह मंत्री को उनके अपने घर में नहीं बचा सकी, वो आखिर किसे बचाएगी? जब व्यवस्था लड़खड़ाती है, जब सिस्टम अपनी ही छाया से हार जाता है, तब इस देश में एक ही नाम लिया जाता है, एक ऐसी एजेंसी जो अपराधों से नहीं, असंभव से निपटती है। हाई रिस्क क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिवीजन, HRCID, एक ऐसी संस्था जो सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। ब्यूरोक्रेसी से परे, राज्य की राजनीति से अछूती। उनका डायरेक्टर जनरल किसी कमिश्नर या सचिव को जवाब नहीं देता, वो सिर्फ एक आदमी को रिपोर्ट करता है, भारत के गृह मंत्री को। HRCID को बुलाया नहीं जाता, उसे जगाया जाता है, और वो भी तब जब कोई केस रहना बंद कर देता है और एक राष्ट्रीय घाव बन जाता है। शहर में हो रही ये हत्याएं ऐसा ही एक घाव थी, और अब वो घाव सत्ता के दिल तक पहुंच चुका था। राज्य का गृह मंत्री मर चुका था। ये हत्या नहीं थी, ये हमला नहीं था, ये एक संदेश था, ठंडा, सटीक और पूरी तरह से सुनियोजित। उसे अंजाम दिया गया था एक ऐसे किले के अंदर जहां घुसने के बारे में सोचना भी असंभव था, और फिर भी कोई आया, उसने सबको हराया और चला गया जैसे वो कभी था ही नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर मानव शेखर बिना सायरन, बिना यूनिफॉर्म, बिना किसी औपचारिकता के क्राइम सीन पर पहुंचा। मानव अधिकार नहीं पहनता था, वो परिणाम पहनता था। मंत्री का घर एक बंकर जैसा था, कई स्तर की सुरक्षा, बायोमेट्रिक गेट्स और आतंकवादी हमलों के लिए प्रशिक्षित गार्ड्स। कोई घुसपैठिया उस परिधि को पार नहीं कर सकता था। फिर भी 5 लाशें बिखरी पड़ी थी, जैसे खून से लिखे किसी वाक्य के विराम चिन्ह हो। 4 सुरक्षाकर्मी और एक गृह मंत्री। हवा में अभी भी मौत की धात्विक गंध तैर रही थी। मानव धीरे धीरे चला, आंखें तेज, दिमाग संगमरमर से भी ठंडा। वो ये नहीं देख रहा था कि क्या हुआ, वो ये ढूंढ रहा था कि क्या नहीं होना चाहिए था। मुख्य गेट के गार्ड्स को गोली नहीं लगी थी, उन्होंने संघर्ष भी नहीं किया था, वे बस गिर गए थे। मानव एक के पास झुका, कोई चोट नहीं थी, कोई आघात नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। एक फॉरेंसिक अधिकारी हिचकिचाते हुए बोला, सर, ये किसी प्रेशर टेक्निक जैसा लग रहा है, न्यूरल इंटरप्शन। मानव की आंखें सिकुड़ गई। उसे पहले से पता था कि इतिहास में सिर्फ एक ही तकनीक दर्ज थी जो बिना निशान छोड़े 1 सेकंड से कम में किसी को बेहोश कर सकती थी। एक विधि जो जापान के मठों में फुसफुसाई जाती थी, परंतु किसी भी सुरक्षा अकादमियों में नहीं सिखाई जाती थी। शिंकई टान, एक ऐसा वार जो शरीर को स्विच की तरह बंद कर देता था, एक रहस्य जो सदियों पहले लुप्त हो चुका था। मानव धीरे धीरे खड़ा हुआ। आधुनिक भारत में कोई हत्यारा ऐसी टेक्निक कैसे जानता था जिसे इतिहासकार भी भूल चुके थे? वो सिर्फ शंकई टान को जानता नहीं था, बल्कि वो उसमें माहिर भी था। मानव अंदर बढ़ा। परिधि की दीवार सलामत थी, कोई टूट फूट नहीं थी, कोई कैमरा खराब नहीं था, कोई अलार्म नहीं बजा था। फिर भी हत्यारा अंदर आया। मानव ने ऊपर देखा, वहां 30 फीट ऊंची दीवार थी, कोई सीढ़ी के निशान नहीं थे,
कोई रस्सी नहीं थी, बस पत्थर पर हल्के घिसाव के निशान थे, जैसे गुरुत्वाकर्षण से सौदा किया गया हो। उसके दिमाग में एक नाम कौंधा, सेथ्स एसेंट, एक प्राचीन मिस्र की चढ़ाई तकनीक। ये एक ऐसी कला है जिसमें व्यक्ति सिर्फ टेंडन स्ट्रेंथ और असंभव संतुलन से सपाट दीवार पर भी चढ़ सकता था, परंतु ये मध्यकाल से पहले ही खो चुकी थी। एक मिथक, एक अवशेष, एक मृत भाषा, एक कला जिसका प्रयोग शायद 18वीं शताब्दी के बाद कभी किया ही नहीं गया था। और फिर भी कोई था जो इस कला में पारंगत था। ये असंभव था। कमरा जहां राज्य का गृहमंत्री मरा था, वो सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो सत्ता का मंदिर था। दीवारों पर टंगी हर तस्वीर, हर फ्रेम, हर सजा हुआ कोना शक्ति और संपत्ति की कहानी कहता था। पर मौत को इन कहानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने सबको एक ही स्तर पर ला खड़ा किया था। खामोशी भारी थी, इतनी कि सांस लेना भी अपराध लगे। और उस खामोशी को चीरते हुए वहां बिछी लाशें ये चीख चीख कर कह रही थी कि ये घबराहट नहीं थी, ये गुस्सा भी नहीं था, ये एक आदत थी, एक रूटीन, जैसे कोई रोज यही करता हो। मानव की नजर उन गोलियों के निशानों पर टिक गई। उसकी आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था, सिर्फ गणना थी, ठंडी और निर्मम। एसआईजी क्लास बैरल। उसकी आवाज धीमी थी, पर कमरे में मौजूद हर इंसान के भीतर तक उतर गई थी। फॉरेंसिक टीम एक पल को जम गई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ निशान देखे थे, मानव ने कहानी पढ़ ली थी। प्राचीन तकनीकों से प्रवेश, दीवारों से गुरुत्वाकर्षण से, शरीर की सीमाओं से समझौता करते हुए वो अंदर आया। और फिर एक अति आधुनिक हथियार से उसने गृहमंत्री को खत्म कर दिया था। इतिहास और वर्तमान एक ही हाथ में समाये हुए थे। ये कोई हत्यारा नहीं था, ये मौत का विश्वकोश था। एक ऐसा आदमी जो सदियों को अपनी उंगलियों में पहनकर चलता था। मंत्री की लाश की आंखें अब भी खुली थी, जैसे आखिरी पल में वो जवाब तलाश रही हूं कि ये कौन है? कौन है वो जो मेरे किले के अंदर आकर मुझे इस तरह खत्म कर सकता है? मानव कुछ पल तक उन्हें देखता रहा और पहली बार उसके भीतर कुछ बदला। डर नहीं, सदमा नहीं, एक अजीब सी स्पष्टता। ये कोई अपराध नहीं था, ये एक घटना थी, कुछ ऐसा जो नियमों से बाहर था। और फिर आया सबसे बड़ा सवाल, वो गया कैसे? गवाहों की आवाजें अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। सर, उसे गोलियां लगी थी, काफी करीब से। वो गिरा भी था, लेकिन वो फिर उठा और कूद गया 30 फुट नीचे, ऐसे जैसे ये सब कोई खेल हो। ना दर्द, ना डर, बस गायब। मानव की जबड़े की मांसपेशियां कस गई और अब उसे साफ दिख रहा था। इस बार जो सामने था वो सिर्फ जटिल नहीं था, वो असामान्य था और शायद बेहद खतरनाक। वो किसी अपराधी से नहीं लड़ने वाला था, वो सामना करने वाला था एक ऐसे शिकारी का जो इंसान दिखता था पर इंसानों के नियमों से नहीं चलता था। एक सुपर हीरो नहीं, एक राक्षस भी नहीं, बल्कि उन दोनों के बीच का कुछ हो सकता था, कुछ ऐसा जिसे साधारण तरीकों से रोका नहीं जा सकता था। मानव ने धीरे से सांस ली। उसकी आंखों में अब संदेह नहीं था, सिर्फ निर्णय था। अगर इस शैतान को हराना है तो रास्ता भी वैसा ही होना चाहिए जो किसी ने भी सोचा ना हो। एक ऐसा रास्ता जो इंसानी समझ से परे हो, यहां तक कि किसी प्राचीन बुराई की कल्पना से भी परे।